वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था, जिस पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम भी गिराया। और इसके बाद जापान ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया था, क्योंकि जापान इसके बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि जापान कुछ ही दशक के अंदर फिर से उभर कर आया और दुनिया को फिर से अपनी ताकत दिखाई। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, क्या है इसके पीछे का राज, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वर्ल्ड वॉर 2 और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और इसके बाद विजय मित्र राष्ट्रों, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान आदि देश शामिल थे, उन्होंने जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। और इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर इकोनॉमिक पेनल्टी लगाई गई थी। इस कारण उसे अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा और साथ ही उस पर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई और उसकी सेना का आकार भी लिमिटेड कर दिया गया था। जर्मनी को ये संधि ह्यूमिलेटिंग लगी और इसी वजह से वहां अल्ट्रा नेशनलिज्म के स्प्रेड का रास्ता खुला था। इधर इटली में 1922 में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के रूप में फांसीवादी तानाशाही सरकारें बन गई थी। तब हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों का सीक्रेटली बनाना शुरू कर दिया था। जर्मनी ने वादा किया था कि वो चेकोस्लोवाकिया या किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन ये वादा तोड़ते हुए जर्मनी ने हिटलर की लीडरशिप में मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके उस पर कब्जा जमा लिया था। जर्मन सेनाओं ने इसके बाद 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर धावा बोला और पोलैंड पर यह हमला देख ब्रिटेन और फ्रांस बौखलाए और वे उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। फिर उन्होंने जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के 2 दिन बाद जर्मनी के खिलाफ हमला बोल दिया। इस हमले से ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और युद्ध की इस अवधि को वॉक युद्ध के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, ये युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की तरह 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। एक ओर थे धुरी राष्ट्र यानी एक्सेस पावर्स, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर थे मित्र राष्ट्र, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका शामिल रहा था। शुरू में जर्मनी को सफलता मिली और उसने फ्रांस को जीत लिया। फ्रांस पर जीत के बाद हिटलर ने ब्रिटेन पर आक्रमण के मंसूबे पाल लिए। जर्मनी ने ब्रिटेन पर 1940 के जुलाई से सितंबर तक ताबड़तोड़ हमले किए। ये पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। हालांकि कुछ समय बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण का अपना इरादा रद्द कर दिया। बाद में जर्मन सेनाओं को सोवियत संघ की सेनाओं ने धूल चटा दी। 1941 में जापान के अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवी बेस पर हवाई हमले से अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो चुका था। इस हमले के कुछ दिनों बाद जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब तक मित्र राष्ट्रों को यह खबर लग चुकी थी कि नाजियों ने यहूदी लोगों की सामूहिक हत्या कर दी है। अमेरिका ने इन हत्याओं का बदला लेने का वादा किया और अब ब्रिटेन भी जर्मनी को सबक सिखाने के इंतजार में था। उसकी सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका और स्टॉलिनग्राद पर जवाबी कार्रवाई की। जर्मनी ने 1 फरवरी 1943 में स्टॉलिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सेना की ये पहली बड़ी हार थी। दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका में जर्मन और इटालियन सेना मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हुई। जर्मनी की इस पराजय को हिटलर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध पहली बार परमाणु हमले का गवाह बना था। कहते हैं परमाणु हमला खुद जापान की उस गलती का नतीजा था जो उसने 7 सितंबर 1941 को की थी। विश्व युद्ध का आगाज हो चुका था और 2 पक्ष एक दूसरे को घेरने में लगे हुए थे। इस बीच जापान ब्रिटेन के साथ ही अमेरिका की ताकत को कम करना चाहता था ताकि वो ब्रिटेन की मदद ना कर सके। इसी इरादे के साथ जापान ने यूएस पैसिफिक फ्लीट को तबाह करने का प्लान बनाया और इसके लिए उसने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। इस हमले में अमेरिका के 2403 सैनिक मारे गए, जबकि 1178 घायल हुए। इसके अलावा अमेरिका के 18 नेवल शिप और 328 अमेरिकी विमान भी जापान के हमले से डैमेज हुए थे। इस हमले के बाद अमेरिका ने भी जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो गया। जापान के हमले से अमेरिका के 8 में से 6 जंगी जहाज,
क्रूजर, डिस्ट्रॉयर समेत 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स नष्ट हो चुके थे। इस हमले की चर्चा हर जगह होने लगी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 7 दिसंबर 1941 के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि अमेरिका ही वो देश था जिसने पूरी तरह से जापान को तबाह कर दिया था, उसके करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि उसी अमेरिका ने जापान को फिर से खड़ा करने में मदद क्यों की? क्या थी इसके पीछे की वजह? क्यों अमेरिका ने की थी जापान की मदद? द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने रीजन में स्टेबिलिटी और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में जापान के रीबिल्ड में मदद करने का फैसला लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के बाद की दुनिया में जापान को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखा और माना कि कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई में जापान एक मजबूत और समृद्ध और वैल्यूएबल सहयोगी होगा। जापान को रिबिल्ड करने में मदद करने के अमेरिका के फैसले के मेन रीजन में से एक रीजन में सोवियत एक्सपेंशन का खतरा था। संयुक्त राज्य अमेरिका को डर था कि सोवियत संघ क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए जापान में केओस और इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जापान के पुनर्निर्माण में मदद करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बहुत मजबूत और स्थिर सहयोगी बनाने का लक्ष्य रखा, जो सोवियत विस्तार का मुकाबला करने और क्षेत्र में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सक्षम होगा। जापान के पुनर्निर्माण में मदद करने के अमेरिका के फैसले का एक दूसरा कारण इकोनॉमिक बेनिफिट था, जो एक मजबूत और समृद्ध जापान के साथ आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने माना कि जापान के पास एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स और एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है, जिसका इस्तेमाल देश के रीबिल्ड और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में किया जा सकता है। जापान के रीबिल्ड में मदद करके संयुक्त राज्य अमेरिका इस रिसोर्स का लाभ उठाने और अमेरिकी व्यवसायियों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करने में सक्षम होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में जापान के रिकंस्ट्रक्शन को भी देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर एक मिलिटेरिस्टिक रिजीम का शासन था और संयुक्त राज्य अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जापान एक लोकतांत्रिक देश बने जो अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के लिए एक नया संविधान बनाने में मदद की, जिसने बुनियादी मानवाधिकारों और आजादी की गारंटी दी और इसने देश में एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने में भी मदद की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह भी माना कि एक स्थिर और समृद्ध जापान क्षेत्रीय सुरक्षा में एक प्रमुख खिलाड़ी होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना था कि एक मजबूत और स्थिर जापान इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान की सेना के रिबिल्ड में मदद की और देश के साथ एक न्यू सिक्योरिटी अलायंस स्थापित करने में मदद की, जिसके बाद में यूएस जापान सुरक्षा संधि के रूप में जाना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के पुनर्निर्माण में मदद करना चाहता था ताकि ये दिखाया जा सके कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक आक्रामक राष्ट्र नहीं था और वो दूसरे देशों को युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और उभरने में मदद करने के लिए तैयार था। संयुक्त राज्य अमेरिका दिखाना चाहता था कि ये एक ऐसा राष्ट्र है जो शांति और स्थिरता के लिए कमिटेड है और ये कि वो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य देशों की मदद करने को तैयार है। कैसे किया जापान ने ये चमत्कार? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी के रीबिल्डिंग जैसे मुश्किल काम का सामना करना पड़ा था। बमबारी और लड़ाइयों से देश तबाह हो गया था, जिससे इसके कई शहर और कस्बे खंडर हो गए थे। इसके अलावा जापान पर अमेरिकी सेना का कब्जा था और उसे एक नए संविधान को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने उसकी सैन्य क्षमताओं को सीमित कर दिया और विवादों को निपटाने के साधन के रूप में युद्ध को छोड़ दिया था। इन चुनौतियों के बावजूद जापान राख से उठने और दुनिया के सामने समृद्ध और प्रभावशाली देशों में से एक बनने में सक्षम था। जापान के राइज में योगदान देने वाले मेजर फैक्टर्स में से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसका मजबूत ध्यान था। युद्ध के तत्काल बाद में सरकार ने विकास और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई नीतियों की एक सीरीज लागू की थी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और नए इंडस्ट्रीज के विकास को प्रोत्साहित करना शामिल था। इसके अलावा सरकार ने छोटे और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू किया, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा देने और जॉब्स क्रिएट करने में मदद मिली थी। एक दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसने जापान के राइज में योगदान दिया वो शिक्षा और ह्यूमन कैपिटल पर ध्यान केंद्रित करना था। जापान में शिक्षा को महत्व देने का एक लंबा इतिहास रहा है और ये परंपरा युद्ध के बाद की अवधि में भी जारी रही थी। सरकार ने एजुकेशन में भारी निवेश किया और 1960 के दशक तक जापान की लिटरेसी रेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा जापान के विश्वविद्यालयों और तकनीकी स्कूलों ने हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जो मॉडर्न इकोनॉमी की मांगों के अनुकूल था। सरकार ने जापानी संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जापान में कला, साहित्य
और संगीत का एक रिच ट्रेडिशन है और सरकार ने विदेशों में देश को बढ़ावा देने के लिए इन कल्चर एसेट्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जापान का यूनिक बिजनेस कल्चर जो टीम वर्क और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर जोर देता है ने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और टैलेंट को आकर्षित करने में मदद की थी। एक दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसने जापान के राइज में योगदान दिया वो अडेप्ट और इनोवेट करने की एबिलिटी थी। युद्ध के बाद की अवधि के दौरान जापान नई टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस को सफलतापूर्वक अपनाने में सक्षम था और इससे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने में मदद मिली। उदाहरण के लिए जापान ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का शुरुआती अपनाने वाला था जिसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और लागत कम करने में मदद की थी। इसके अलावा जापान की कार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज कंज्यूमर की बदलती प्रेफरेंस को जल्दी से अपनाने में सक्षम थे जिससे देश को इन इंडस्ट्रीज में सबसे आगे रखने में मदद मिली थी। इन तमाम अचीवमेंट्स के बाद जापान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मेन चैलेंजेस में से एक देश की जनसंख्या थी। जापान की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और इसके कारण कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या में गिरावट आई है। इसके अलावा देश की बर्थ रेट कम है जिसकी वजह से वर्कर्स की कमी हो गई थी। इससे जापान के लिए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना मुश्किल हो गया है और इससे सोशल सर्विसेज की लागत में भी वृद्धि हुई है। एक और चुनौती जिसका जापान ने सामना किया है वो दूसरे देशों विश्व रूप से चीन से स्टिफ कंपटीशन है। हाल के सालों में चीन एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया है और ये कई इंडस्ट्रीज में जापान को चुनौती देने में सक्षम रहा है। इसके अलावा चीन की लेबर कॉस्ट जापान की तुलना में काफी कम है जिससे जापानी कंपनियों के लिए कीमत पर कम्पीट करना मुश्किल हो गया है। कैसा है आज का जापान? जापान उच्च जीवन स्तर वाला एक अत्यधिक विकसित देश है। शिक्षा और एक अच्छी तरह से वित्त पोषित स्कूल प्रणाली पर जोर देने के साथ जापान में साक्षरता दर लगभग 100% है। विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं पर आधारित एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ जापान का सकल घरेलू उत्पाद दुनिया में सबसे बड़ा है। सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के व्यापक नेटवर्क के साथ देश में एक अत्यधिक विकसित बुनियादी ढांचा है। साक्षरता के संदर्भ में जापान में लगभग 100% साक्षरता दर है जिसमें शिक्षा और एक अच्छी तरह से वित्त पोषित स्कूल प्रणाली पर जोर दिया गया है। 6 से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है और अधिकांश छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना जरूरी रखते हैं। जापान में छात्र लगातार अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं जैसे प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असिस्टेंट में अच्छा स्कोर करते हैं। जापान में साक्षरता दर भी पढ़ने और लिखने की एक मजबूत परंपरा द्वारा समर्थित है जिसमें विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें आसानी से उपलब्ध हैं। विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं पर आधारित एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ जापान की जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील सहित प्रमुख उद्योगों के साथ देश में एक अत्यधिक विकसित विनिर्माण क्षेत्र है। जापान प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख निर्यातक भी है। पैनासोनिक, सोनी और तोशिबा जैसी कंपनियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। पर्यटन, वित्त और खुदरा पर जोर देने के साथ सेवा क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के व्यापक नेटवर्क के साथ जापान में बुनियादी ढांचा अत्यधिक विकसित है। टोक्यो और ओसाका जैसे प्रमुख शहरों में व्यापक मेट्रो और रेलवे स्टेशन के साथ देश में एक अच्छी तरह से विकसित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। देश में राजमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क भी है जो प्रमुख शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जापान में कई हवाई अड्डे हैं जिनमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है जो टोक्यो के पास स्थित है। कुल मिलाकर जापान उच्च जीवन स्तर वाला एक अत्यधिक विकसित देश है। साक्षरता दर अधिक है, सकल घरेलू उत्पाद बड़ा है और बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से विकसित है। देश के पास एक समृद्ध संस्कृति विरासत भी है और सुरक्षित और व्यवस्थित होने की प्रतिष्ठा है। जापान और भारत के रिश्ते। जापान और भारत के बीच प्राचीन काल से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि दोनों देश वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। जापान और भारत के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक आर्थिक है। जापान भारत में एक प्रमुख निवेशक रहा है। जापानी कंपनियों ने भारतीय बाजार में भारी निवेश किया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है। जापान भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक बन गया है। जापान भारत की विकास सहायता का एक प्रमुख प्रदाता भी है। 2 बुनियादी ढांचा परियोजना और अन्य विकास पहलुओं के लिए धन मुहैया कराता है। आर्थिक सहयोग के अलावा जापान और भारत सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने के समझौते शामिल हैं। उन्होंने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए हैं जिससे उनके रक्षा संबंधों को गहरा करने में मदद मिली है। सांस्कृतिक आदान प्रदान जापान और भारत के बीच संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है।
दोनों देश एक समृद्ध संस्कृति विरासत है और वे अपनी संस्कृतियों की आपसी समझ और सराहना को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास, साथ ही छात्रों और अन्य युवाओं के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं। जापान और भारत के बीच संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक भारत की अर्थव्यवस्था का विकास रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है और जापान इस वृद्धि का लाभ उठाने के लिए काम कर रहा है। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ कई तकनीकों और उद्योगों को विकसित करने के प्रयास शामिल है। जापान और भारत के बीच सहयोगों के कई क्षेत्रों के बावजूद संबंधों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। मुख्य चुनौतियों में से एक जापान और चीन के बीच चल रहा क्षेत्रीय विवाद है। जापान इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती हठधर्मिता से चिंतित है और इसका मुकाबला करने के लिए भारत सहित क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। जापान और भारत के बीच संबंधों के सामने एक और चुनौती भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव है। जापान इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष ने इसे मुश्किल बना दिया है। इन चुनौतियों के बावजूद आने वाले वर्षों में जापान और भारत के बीच संबंध के महत्व की वृद्धि जारी रहने की संभावना है। दोनों देश वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त दोनों राष्ट्र समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि क्षेत्रीय अस्थिरता और क्षेत्रीय विवाद, और वे उन्हें दूर करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।